आज हम लोगों को देखना है कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन किस चीज का, मीथेन का, ऑफ मीथेन। इसमें सबसे पहले रिएक्टेंट जो रहेंगे वो रिएक्टेंट क्या रहेंगे, तो वो होता है सोडियम इथनोएट, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, सोडियम इथनोएट और सोडा लाइम, सोडा लाइम। ठीक है, सोडियम इथनोएट क्या होता है, इथेनोएट, हमें ये देखना है। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या होता है, इथनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड होता है कि नहीं होता है ना। अब OH हमें लगाना है, तो यहां से H को हटा दो और बस किसे लगा दो, सोडियम को लगा दो, Na पॉजिटिव O नेगेटिव। इसे हम बोलते हैं सोडियम इथेनोएट। और सोडा लाइम, तो हम लेते हैं NaOH को और इसके साथ में मिलाते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं। ठीक है, और फिर हम इसे हीट करेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो जैसे हम इसे हीट करते हैं तो यहां से क्या होता है, यहां जो प्रोसेस होती है, एक्चुअल में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल जाता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के निकलने को हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। कैसे निकलेगा जरा समझना, Na2CO3 ये निकल गया और ये जो H था, ये H इस CH3 के साथ जाकर जुड़ जाएगा और जैसे ही इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा तो ये क्या बना देगा, CH4। और CH4 क्या है, मीथेन। ये गैस इसमें से निकलने लगी, मीथेन। और साथ में कौन निकल गया, Na2CO3 निकल गया। समझ में आ गई बात। ठीक है, कैसे करेंगे हम, तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसे हम टिल्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने टिल्ट कर लिया और इस टेस्ट ट्यूब में हमने एक लगा दी है डिलीवरी ट्यूब। ये लगा दी है डिलीवरी ट्यूब। इस डिलीवरी ट्यूब को हमने यहां पर, एक ग्लास था या एक ट्यूब था, एक ट्यूब है हमारा ये, और इस ट्यूब को हमने रखा किसके अंदर, पानी के अंदर। तो ये आपका जो पानी रहेगा, ये जो पानी रहेगा, ये पानी में कहां तक भर जाएगा, तो ये ऊपर तक आपका ये पानी भर जाएगा। अब क्या होगा, हमने इसके अंदर डाल रखा था ये सोडियम एसीटेट और प्लस हमने इसमें डाल दिया था सोडा लाइम और हमने इसे उठाकर हीट करना स्टार्ट किया। तो यहां से आपकी ये मीथेन गैस निकलेगी और मीथेन गैस जैसे यहां पर आएगी तो इस पानी को ये क्या कर देगी, नीचे कर देगी। तो हमने इसे कैसे कलेक्ट किया, कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, हमने वाटर क्यों भरा था, ताकि कोई दूसरी गैस इसके अंदर भरी ना रहे। अब जैसे मीथेन गैस आएगी, हल्की गैस है, ऊपर की ओर पहुंचेगी तो ये वाटर को क्या कर देगी, नीचे की ओर भेज देगी, नीचे की ओर सेंड कर देगी और ये पूरा ट्यूब यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। इसका मतलब मीथेन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि वाटर के ऊपर उसी को कलेक्ट करते हैं हम जो वाटर में इनसॉल्युबल रहे। तो मीथेन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, आपको ये समझ में आया। ठीक है, मीथेन कैसी होती है, इनसॉल्युबल होती है वाटर में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब तो मैं इथेन बनाना है, तो इथेन के लिए क्या करोगे, तो देखो इस रिएक्शन में एक चीज देखो, यहां पर जो भी ग्रुप रहेगा उसका कौन आकर लग जाएगा, H लग जाएगा। बहुत आसानी समझना। अब हमें बनाना है किसे, इथेन को। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ, तो बताओ रिएक्टेंट क्या लेंगे, तो हमें क्या बनाना है, इथेन बनाना है। जरा बहुत अच्छे समझना, इथेन मतलब क्या हो गया, C2
H6। तो यहां पर हमें CH4 बनाना था, तो एक हाइड्रोजन बस यहां से लिया था, बाकी CH3 जो बचा था वो यहां पर लगा हुआ है कि नहीं। तो ऐसे ही यहां से भी एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बचेगा इसमें, C2H5। तो C2H5 को यहां लगाइए आप, और इसके साथ में क्या लगा दीजिए, C डबल बॉन्ड ONA। ठीक है, और साथ में क्या यूज कर लीजिए, वही, और CO सोडा लाइन। तो क्या हो जाएगा, यहां से फिर से वही बात, Na2CO3 यहां से निकल गया, कौन निकल गया, Na2CO3 यहां से निकल गया, और जो आपका H है वो इसके साथ आकर जुड़ गया, तो इसने क्या बना लिया, C2H6, ये इथेन गैस बन गई है। बिल्कुल यही तरीका होगा। अब आपको प्रोपेन बनाना है तो क्या करोगे, C3H कितना होता है प्रोपेन, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ दो 8। तो इसके लिए क्या करोगे आप, अरे C3H7, और इसमें क्या कर दोगे, C डबल बॉन्ड ONA और प्लस NaOH और प्लस CO। यही होगा कि नहीं होगा, सभी को लगभग 300 डिग्री पे गर्म करते जाएंगे। तो देखो इन सबका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो गया, सेम हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रही है बात। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे CO का क्या है, CO का क्या हो गया, वो इकट्ठा मिल्क कराता है सोडा लाइन। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से इन्हें कलेक्ट किया जाता है और बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसके अदर मेथड भी है, अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या होता है, हम इसे बना सकते हैं फ्रॉम आयोडोमीथेन, आयोडोमीथेन से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आयोडोमीथेन का मतलब क्या होता है, CH3I, या ब्रोमोमीथेन से भी हम इसे बना सकते हैं, CH3Br। बात समझ आइए। और हम यहां पर क्या करते हैं, सिर्फ जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, ये नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है, इस नेसेंट हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करा दें। तो एक नेसेंट हाइड्रोजन एक आयोडीन को पकड़ेगा तो क्या बनाएगा, HI बनाएगा। यहां नेसेंट हाइड्रोजन ने किसे पकड़ा, Br को, तो क्या बनाया, HBr। तो यहाँ क्या बचा है, CH3। तो एक और नेसेंट हाइड्रोजन आ जाए और इसके साथ लग जाए तो इसने क्या बना दिया, CH4 बना दिया कि नहीं बना दिया। तो हमें 2 नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए पड़ेंगे, उनके साथ में अगर हम इसकी रिएक्ट है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ही, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ही आपका मीथेन का फॉर्मेशन कर देता है। समझ में आ गई बात। अगर हमें सपोज करो यहाँ C2H5 बनाना है तो क्या करेंगे, जरा सोच कर देखिए, क्या कर दें, C2H6 बनाना है, सॉरी, यानी हमें इथेन बनाना है। तो हम क्या कर दें, एक हाइड्रोजन कम कर दें, C2H5, और क्या लगा दें, Br लगा दें या आयोडीन लगा दें, और 2 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करा दें, तो ये HBr निकल गया और ये C2H6 यानी इथेन का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया। समझ में आ गई बात, नहीं आई। अच्छा, मीथेन का एक और तरीके से प्रिपरेशन होता है, जिस तरीके से मीथेन बनती है वैसे इथेन बनती है, लेकिन मीथेन का एक और प्रिपरेशन होता है जो सिर्फ और सिर्फ मीथेन का होता है, ओनली फॉर मीथेन, इथेन का नहीं होता, ये ओनली फॉर मीथेन। कौन सा होता है, तो ये प्रिपरेशन होता है, हम एल्यूमिनियम कार्बाइड ले लें, Al4C3 ले लें। ठीक है, हमने ये एल्यूमिनियम कार्बाइड यहां पर ले लिया, और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है, पानी के साथ में करा दी है। पानी के साथ कराओगे तो इसके जितने भी कार्बन है, सारे कार्बन हाइड्रोजन लेकर क्या बनाएंगे आपके, CH4, इसका फॉर्मेशन करेंगे, और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, अब रिएक्शन बैलेंस कर लो, ये 4 लगे हैं तो 4 कर दो, यहाँ 3 कार्बन है तो 3 कर दिया, 12H2 से आपके ये हो गए। समझ में आ गई बात, नहीं आई, क्लियर है। तो ये होगा एल्यूमिनियम कार्बाइड से मीथेन का फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा, ईथेन के लिए
only for ethane and not methane. कौन सा प्रिपरेशन? ये प्रिपरेशन होता है रुड्स रिएक्शन। रुड्स रिएक्शन बहुत स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है। ये और भी एल्केन्स को बनाती है, लेकिन ये इसकी ये खासियत होती है कि ये सिर्फ उन्हीं एल्केन्स को बनाती है जिनमें इवन नंबर के कार्बन हो, ऑड नंबर वालों को नहीं बनाती है। इसमें हम क्या करेंगे, हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया CH3I और इसकी रिएक्शन हमने यहां Na के साथ करा दी है, सोडियम के साथ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो इसके दो मॉलिक्यूल रहते हैं, ये दो मॉलिक्यूल मिलकर C2H6 का फॉर्मेशन कर देते हैं। किसका? और यहां से NaI निकल जाता है, 2Na रखते हैं तो 2NaI निकल जाता है। ये रिएक्शन कैसे होती है जरा समझना। CH3I और इस CH3I को भी आपने ऐसे ही रखा और यहाँ दो सोडियम रख दिया आपने। ये दोनों सोडियम को दोनों आयोडीन मिल जाएंगे, ये निकल जाएंगे, इसका एक बॉन्ड खाली हो गया, इसका एक बॉन्ड खाली हो गया, तो ये कपलिंग रिएक्शन होगी, CH3 ये आपस में एक दूसरे से जुड़ गए और ये 2NaI यहां से निकल गया। ठीक है, रिएक्शन को समझा इस तरीके से जाता है और लिखी इस तरीके से जाती है ये रिएक्शन। दो मॉलिक्यूल लिए कि नहीं लिए हमने इसके, और दो Na के साथ में। तो देखो, अगर एक कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड आप लेते हो तो यहां प्रोडक्ट दो वाला बनेगा, डबल हो जाएगा ना। दो वाला लेते हो तो चार वाला बनेगा, तीन वाला लेते हो तो देखो प्रोडक्ट हमेशा दो वाला मिल रहा, चार वाला, छह वाला मिल रहा, आठ वाला मिलेगा, 10 वाला मिलेगा, ऑड नंबर का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा यहाँ। ठीक है, प्रोडक्ट ओनली ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन। इवन नंबर के कार्बन का प्रोडक्ट मिलता है इसमें, ऑड नंबर के। समझ में आ गई बात? नहीं, बताया तो है अभी। नॉट मीथेन, मीथेन के लिए नहीं है, क्योंकि मीथेन क्या है, ऑड नंबर का है। ठीक है, आपने तीन कार्बन का भी दिया, CH3 CH2 CH2I, और इसकी रिएक्शन आपने सोडियम के साथ में करा दी। अब देखो इसी को उल्टा लिख लो, CH2 CH2 CH3, यहां से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने नंबर के कार्बन का बन रहा है, कितने कार्बन लग रहे हैं, 6 लग रहा है कि नहीं। यानी क्या बन गया, हेक्सेन बन गया आपका। क्या बन गया, हेक्सेन बन गया। जिसे शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 कितनी बार लग रहा है, 4 बार, तो ऐसे लिख लो, और फिर ये CH3 लगा दो इकट्ठा। इतना लंबा नहीं लिखना चाहो तो आपको यहाँ हेक्सेन मिला। और हेक्सेन कैसा है आपका, ये इवन नंबर का प्रोडक्ट है, इवन नंबर का प्रोडक्ट है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहली बात, इट इज कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। कलरलेस और ओडरलेस गैस होती है मीथेन, मीथेन भी और इथेन भी। ठीक है, अभी हम बेसिकली यहाँ पर मीथेन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वेपर डेंसिटी कितनी होती है, तो जितना मॉलिक्यूलर वेट है उसका आधा कर दो। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है, वेपर डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, CH4 का, एक कार्बन का हो गया 12, 4 हाइड्रोजन का 4 हो गया 16, तो 16 का आधा कितना हो गया, तो इसकी वेपर डेंसिटी कितनी है। और एयर की वेपर डेंसिटी कितनी होती है, 14.4, यानी एयर से आपकी ये बहुत हल्की गैस है। तो वेपर डेंसिटी, इसकी जो वेपर डेंसिटी रहेगी
वो होती है 8। कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -183 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट होता है -162 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये इस टेम्परेचर और प्रेशर पर कैसी रहेगी? गैसियस रहेगी। कैसी रहेगी? ठीक है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर कोई चीज वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो वो किस में सॉल्युबल होगी? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएगी। बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर आपकी ये सॉल्युबल होती है। ठीक है। अब इथेन के बारे में बात करें तो इथेन भी बिल्कुल वैसे ही कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, टेस्टलेस होती है। ठीक है। और हमारे मोस्टली जो सिलेंडर्स होते हैं घर में जिनसे हम अपना खाना वगैरह पकाते हैं, ठीक है, ये सब क्या होता है? इसमें मीथेन सबसे मेन होती है। पर आप कहोगे सिलेंडर की जो अगर गैस निकलती है उसमें से तो बदबू आती है, तो जानबूझ के बदबू देने के लिए कुछ गैस को वहां मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ मीथेन को वहां पर रखा और कभी सिलेंडर लीक हुआ, आपको मालूम नहीं चलेगा, आप माचिस जला दोगे और पूरा घर उड़ जाएगा। तो इसलिए जानबूझकर उसमें बदबू वाली गैस को डाला जाता है। ठीक है। तो कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, नॉन पॉइजनस होती है। वेपर डेंसिटी इथेन की कितनी हो जाएगी? वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी? तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H6। 12 दूनी 24, 24 और 6 30 हो गई है, और 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। तो इसकी वेपर डेंसिटी 15 होती है। समझ में आ गई बात? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका? तो मेल्टिंग पॉइंट -172 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बॉइलिंग पॉइंट -89 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो, बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है और इसका 89। कौन बड़ा है? हाँ, माइनस में जो चीज छोटी होती है वो चीज बड़ी होती है। ये 183 है और ये 172 है। तो जैसे जैसे कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते जाते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं आपके मॉलिक्यूलर वेट पर भी डिपेंड करते हैं। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब ये किसी के साथ में कैसे, ठीक है, तो ये बेसिस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह के साथ में या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये अपने आप में क्या होते हैं? क्या होते हैं? एल्केन्स क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। दे हैव लिटिल, ठीक है, इसीलिए इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। तो डू नॉट रिएक्ट विथ बेसिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इन सबके साथ में आपके ये रिएक्ट नहीं करते। ठीक है। कंबशन रिएक्शन इसमें बहुत अच्छी होती है। ठीक है, कंबशन रिएक्शन को देखने जा रहे हैं। कंबशन मतलब होता है जलाना, और कंबशन रिएक्शन में मतलब हर एक एलिमेंट को आपको ऑक्सीजन दे देना है। जैसे आपने ये लिया CH4, ऑक्सीजन दी, तो कार्बन की टेंडेंसी क्या होती है? कार्बन की टेंडेंसी होती है ये ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। तो 2 ऑक्सीजन ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सारे हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ? 4, तो इसके आगे 2 लगा लो। तो अब ऑक्सीजन टोटल कितनी यूज हो गई? हाँ देखो, 2 और 2 4, तो इसके आगे 2 लगा लो। तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। ये अभी मीथेन लिखा है ना, तो ये मीथेन की है। ठीक है। अब इथेन को भी आपको अगर जलाना है तो C2H6 आपने लिया, ये O2 लिया, यहाँ कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बना दो। कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है, तो 3H2O बना दो। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? देखो, 2 दूनी 4, 4 3 7। अब ऑक्सीजन तो O2 लिखा है,
तो यहां तो मैं 3.5 लगाना पड़ेगा, 3.5। अब रिएक्शन में काम करता नहीं है, तो यहाँ क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिएक्शन क्या हो गई, 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स 4CO2 6H2। ये हो गई आपकी बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, है। और इस ऑक्सीजन को आप क्या कहोगे, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में आपने से जलाया, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में आपने से जलाया, ये भी एक्सेस में है। पर अगर ऑक्सीजन हम एक्सेस नहीं रखें तो प्रोडक्ट डिफरेंट बनते हैं। अगर हम इनसफिशिएंट सप्लाई रखें तो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ एयर, एयर की हम भरपूर सप्लाई नहीं रखें, तब क्या होगा, जरा इस चीज को हम लोग को यहां पर देखना है। तो पहले मीथेन के केस को डिस्कस कर ले हम लोग। तो मीथेन के जरा एक चीज सोचिए, एक मॉलिक्यूल को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चाहिए कि नहीं चाहिए। एक मीथेन को 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चाहिए कि नहीं चाहिए, समझ में आ रही है बात। अब हम क्या करें, यहां पर 2 ना देकर क्या कर दें भाई, हम इसे कम कर दें, यानी 1 ऑक्सीजन दे दें, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दे दें, तो क्या होगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन किसके साथ लगता है, हाइड्रोजन के साथ लगता है। तो ये हाइड्रोजन के साथ लग जाएगा H2O। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो 2H2O। और यहां पर क्या निकलेगा, कार्बन। क्या निकलेगा, और कार्बन किसके फॉर्म में निकलेगा, सूट। सूट यानी कि कालोच, कालोच। कभी कभी जैसे मीथेन गैस हमारे घर में जलती है, गैस में से ब्लू फ्लेम ना निकलकर येलो निकलने लगती है, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या हो जाता है, कचरा जम जाता है। जहां से गैस आ रही है वहां कचरा जम जाता है, तो उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो फिर वो पूरी नहीं जलेगी, और पूरी नहीं जलेगी तो बर्तन तो काले पड़ेंगे, आपकी गैस भी जल्दी फूक रही है और खाना भी इतनी जल्दी नहीं बन रहा है, क्योंकि आप पूरी जला ही नहीं पा रहे ना। पूरी जलने का मतलब होता है पूरी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो। तो ये वही सूट होती है, कालोच होती है, जिससे बर्तन आपके काले हो जाते हैं। ठीक है, इससे थोड़ी सी ज्यादा ऑक्सीजन दे दे तो आप ज्यादा कैसे देंगे। अब आप तो ये कहोगे, एक मॉलिक्यूल को, या तो एक मॉलिक्यूल मीथेन को 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के दिए जाते हैं, हमने क्या कर दिया, एक मॉलिक्यूल को 1 दे दिया, 2 दिए जाते, हमने 1 दे दिया। अब इससे ज्यादा कैसे दोगे। तो मैं ये कह रहा हूं, एक मॉलिक्यूल को 1.5 मॉलिक्यूल दे देता हूं, कैसे देंगे हम। तो देखो, हमने CH4 के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी ऑक्सीजन जाती है, 2। तो 2 मॉलिक्यूल के लिए कितनी जानी चाहिए, हम दे रहे हैं 3। तो अब एक मॉलिक्यूल को कितनी मिली, 1.5 मिली कि नहीं, 1.5 मिली कि नहीं मिली। बस अब हम इसे ऐसे जला कर देखें, तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पकड़ा ही देना। कितने हाइड्रोजन है, 8 है, 4 लगा दो, तो देखो 4 ऑक्सीजन यहां खर्च हो गए, और ये टोटल कितने ऑक्सीजन है, 6। 4 तो यहां खर्च हो गए, तो अब कितने बचे, 2, और 2 कार्बन है, तो दोनों को एक एक पकड़ा दो ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। और ये पॉइजनस गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों पॉइजनस होती है, एक तो आपके घर के अंदर ये होगी तो सारी ऑक्सीजन को ये खत्म कर देगी, तो इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो आप सोते ही रह जाओगे, मालूम ही नहीं चलेगा। जब सिगड़ी वगैरह अपन जलाते हैं घर के अंदर और सारे दरवाजे अपन बंद कर लें, तो पूरी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो आदमी बेहोश हो जाता है, और बेहोशी में उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, पहली चीज तो ये, तो कभी भी सिगड़ी वगैरह जलाएं तो आपका कुछ ना कुछ वेंटिलेशन खुला रहना चाहिए, ऑक्सीजन कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बनेगी तो वो आपके हीमोग्लोबिन से जाकर रिएक्ट करेगी, और एक परमानेंट कंपाउंड कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेथ हो सकती है। फिर हीमोग्लोबिन आपका बचेगा नहीं, और वो हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन नहीं। अब ऐसे ही हम इथेन को भी जलाकर देखेंगे। ठीक है भाई, इथेन के 2 मॉलिक्यूल को कितने चाहिए, 7 चाहिए। कितने चाहिए, 7 चाहिए, 7 मॉलिक्यूल
किसके चाहिए? ऑक्सीजन के चाहिए। C2H6 हमने ये लिखा है। 2 मॉलिक्यूल को 7 ऑक्सीजन चाहिए नॉर्मली, एक्सेस ऑफ एयर, पूरा जलने के लिए। ठीक है, हम सपोज करो इसे 5 दे दें, अब क्या होगा? पहले तो हाइड्रोजन, तुरंत हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पकड़ाओ, 6H2O, ये तो आप तुरंत लिख दो। तो कितने ऑक्सीजन चले गए? 6 ऑक्सीजन चले गए, 4 बचे, 4 कार्बन थे तो 4CO। क्यों CO2 बनेगा भाई? चारों कार्बन को बराबर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए ना। 4 कार्बन है ना यहाँ, चारों को एक एक बांटोगे, एक एक बचेगा। ठीक है, और अगर सपोज करो आपने ये ले लिया, C2H6 ले लिया, आपने ऑक्सीजन की और कमी कर दी। ठीक है, कितनी कमी कर दी आपने? आपने यहां पर ले लिया 3H2, ये बना दिया आपने। 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है ना। ऑक्सीजन कितनी लगी है यहाँ पर? 3 लगी है, तो 3 का तो हो नहीं सकता, तो एक काम करो, इसके आगे 2 लगा लो, तो ये कितनी हो गई? 6 हो गई है, 6H2O। बात समझ आ रही है? 6 ऑक्सीजन यहाँ लग गई है, और आपने 6 ही ऑक्सीजन लिए सपोज करो, यानी ये 3 लिए, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ आपके 4 कार्बन यानी शूट बचेगी। ठीक है, समझ में आई है बात? तो ये इनसफिशिएंट सप्लाई में होता है, दिस इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात? और ये शूट का कहां यूज होता है? इंक और टायर को प्रिपेयर करने में, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, ये कोई खराब नहीं होती है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स एंड इंक। इंक यानी कि जैसे किस में डलती है वो? स्याही नहीं, जैसे ये शूट का यूज होता है जब आप जेरोक्स कराने जाते हो उसकी मशीन में। समझ में आ रही है? हाँ, इन सब में आपकी ये यूज होती है। अब मतलब अच्छा यूज है। अब आपने देखा होगा गाड़ी में से भी कभी कभी काला धुआं निकलने लगता है, तो वो भी इनसफिशिएंट सप्लाई की वजह से होता है। गाड़ी के अंदर जो एयर आती है वो उसके कार्बोरेटर से आती है। कार्बोरेटर में एक जरा सा छेद रहता है, जिसे अपन जेट बोलते हैं, जिसमें से आपकी ये ऑक्सीजन आती है। अब उसमें अगर कोई एक कार्बन का कचड़ा अचड़ा कुछ भी जमा हो गया, तो सप्लाई प्रॉपर नहीं आ पाएगी ऑक्सीजन की, पूरा आपका पेट्रोल नहीं चलेगा, तो एवरेज भी गंदा आएगा आपका, और गाड़ी कालौच भी देगी। तो इसीलिए फिर जाके सर्विसिंग कराते हैं तो वो उसे धो देते हैं कार्बोरेटर को पेट्रोल से, उस कचरे को साफ कर देते हैं, फिर वो सही चलने लगती है, पूरा पेट्रोल जलने लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। अब दूसरी केमिकल रिएक्शन देखते हैं, तो ये तो कंबशन रिएक्शन हुई है। दूसरी देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया था एल्कीन्स में क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो ये एडिशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा। ये किसे शो करेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। किसे शो करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो सबसे इजीएस्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो होती है हैलोजेंस के साथ में। किसके साथ में? हैलोजेंस के साथ में। तो एल्कीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये पहले ही बता चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, याद रखना। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन विथ हैलोजेंस, रिएक्शन विथ हैलोजेंस। देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक खासियत होती है, किसी भी एक कंपाउंड से आप कोई भी दूसरा कंपाउंड बना सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खासियत होती है, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल अलग ब्रांच बनाई जाती है साइंस की। ठीक है, किसी भी एक कंपाउंड से कोई दूसरा कंपाउंड आप बना सकते हो, दूर दूर मैप को ले जाते हुए, कुछ और चीजें उसके अंदर डालते हुए आप किसी से कुछ भी बना सकते हो। मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी, आपके पास एल्किन है और एल्किन से आप किसी कंपाउंड को बनाना चाह रहे हो तो बड़ा मुश्किल, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। पैराफिन दे आर लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव है तो इसीलिए इनका यूज सॉल्वेंट या फ्यूल की तरह किया जाता है। पर अगर इन्हें रिएक्टिव बनाना है तो सिर्फ एक प्रोसेस होती है जो इन्हें बहुत तेज रिएक्टिव बना देती है और बड़ी आसानी से हो जाती है।
बड़ी आसानी से हो जाती है। वो होती है हैलोजन का जोड़ना। सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में बड़ी तेजी से इसमें हैलोजन जुड़ जाता है। कोई एक्स्ट्रा फ्यूल लगाने की जरूरत नहीं है, सनलाइट की प्रेजेंस में बड़ी इजीली आपका ये जुड़ जाएगा। और जैसे ही हैलोजन जुड़ जाएगा तो अब ये हो जाएंगे बहुत तेज रिएक्टर। अब इससे आप किसी से कुछ भी बना लो, ठीक है। तो इसीलिए जब आप 11-12 तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कन्वर्जन में एक कंपाउंड को हम दूसरे कंपाउंड में, तीसरे कंपाउंड में, चौथे कंपाउंड में बदलते हैं। तो आप वहां देखोगे कि अगर हमने शुरुआत एल्केन से करी है तो आप एल्केन से कुछ भी बना रहे हो तो पहले स्टेप में एल्केन के अंदर सबसे पहले हैलोजन लगाकर उसे रिएक्टिव करते हैं, यानी यही वाली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं जो आप देखने जा रहे हैं। हैलोजन्स को लगाकर एल्काइल हैलाइड बनाते हैं और एल्काइल हैलाइड जैसी बनाया तो बस ये आपका राजा बाबू बन गया। अब ये तेज रिएक्टिव हो गया, बहुत तेज रिएक्टिव हो गया, ठीक है। कैसे होता है इस चीज को हमें यहां पर समझना है। जैसे हमने CH4 लिया और इसकी रिएक्शन हमने Cl2 के साथ में करा दी, और कैसे करा दी, डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में करा दी, डायरेक्ट नहीं, डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं। या अगर डिफ्यूज सनलाइट नहीं है तो फिर आपको 600 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा। 600 केल्विन का मतलब 273 इसमें से 273 इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, ये जोड़ दोगे, क्या करोगे, हाँ माइनस कर दोगे। कितना टेम्परेचर हुआ, अरे 300 कुछ टेम्परेचर हुआ कि नहीं। और 300 कुछ टेम्परेचर हंसी मजाक नहीं होता है, बहुत धुआं धुआं हो जाता सब कुछ। यानी कितना फ्यूल लग जाएगा आपका, बहुत फ्यूल लग जाएगा। जबकि सनलाइट इसे कैसे कर दे रही है, बहुत आराम है। सनलाइट डिफ्यूज, वो डिफ्यूज मतलब ये होता है, एक होती है डायरेक्ट सनलाइट और एक होती है आपने जैसे कुछ कपड़ा अपड़ा टाइप का लगा लिया, मतलब डायरेक्ट सनलाइट ना लगे, हाँ ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, शेडी एरिया हो थोड़ा सा, ठीक है। तो डिफ्यूज सनलाइट में बड़ी ये तेजी से हो जाएगी आपकी, ठीक है। जहां डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े उसे अपन कहते हैं डिफ्यूज्ड, अंधेरा भी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर यहाँ क्या बना लेता है, एक HCl बना लेता है और उसकी जगह एक क्लोरीन यहाँ पर आकर लग जाता है और ये CH3Cl, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। इसे क्लोरोमीथेन कह देंगे हम, या तो ये नाम कैसा हो गया, ये तो IUPAC नेम हो गया। कॉमन नेम क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड, क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड, ये हो गया। समझ में आ रही है बात। तो एक हाइड्रोजन यहां से हटा उसकी जगह एक क्लोरीन आ गया, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, क्या हुई है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ऐसा नहीं होता है कि आपका सिर्फ एक ही ये Cl यहां लगा रह जाए। क्या होता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है, कि आप यहां पर क्लोरीन एक्सेस में ले रहे हो या मीथेन एक्सेस में ले रहे हो। कैसे देखना, पर ये करके दिखाता हूं आपको। CH4 + Cl2 रिएक्शन कराई तो यहाँ CH3Cl बना और साथ में कौन निकला, HCl। अब पूरे मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो गए। अब इसमें से कुछ मॉलिक्यूल तो यही रह जाएंगे, बाकी कुछ मॉलिक्यूल फर्दर और Cl के साथ रिएक्ट करेंगे और ये CH2Cl2 का फॉर्मेशन करेंगे और ये HCl निकल गया। अब कुछ मॉलिक्यूल ये बने रह जाएंगे और इसमें से कुछ एक मॉलिक्यूल फर्दर और रिएक्ट करेंगे और ये आपका फॉर्मेशन करेंगे CHCl3 प्लस HCl। कुछ मॉलिक्यूल जाएंगे और कुछ एक मॉलिक्यूल और रिएक्ट करेंगे, है ना, और ये फॉर्मेशन करेंगे CCl4 का और प्लस HCl। देखो इसे हम क्या कहेंगे, इसका तो यही नाम हो जाएगा, ये दोनों ही नाम इसके हैं, ये हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, या कॉमन नेम क्या होता है इसका, मिथाइल डाइक्लोराइड, मिथाइल डाइक्लोराइड, ठीक है। ये क्या होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल ट्राइक्लोराइड, ठीक है। या इसका एक और फेमस नेम है, मालूम है क्या, क्लोरोफॉर्म। ये एनेस्थीसिया होता है जो बेहोश करने काम में आता है, हाँ, ट्राइक्लोरोमीथेन या मिथाइल ट्राइक्लोराइड, इसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं।
ये अपने आप में क्या होता है, एक एनेस्थीसिया होता है, ठीक है। CCl4 इसे हम क्या कहेंगे, टेट्राक्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, या फिर मिथाइल टेट्राक्लोराइड, या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं इसे, टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। अब इन सबके बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, तो इन सबके मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। दिस मिक्सचर कैन बी separated by fractional distillation, fractional distillation, ठीक है। इसे मोनोहेलोजिनेटेड कहेंगे क्योंकि एक ही हेलोजन लगा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। हाँ, तो ऐसे डाई ट्राई टेट्रा या पॉलीहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट हम इसे कह सकते हैं। अब देखो, हम ये चाहते कि हमें सिर्फ मोनोहेलोजिनेटेड मिले, हम नहीं चाहते कि हमें ये मिक्सचर मिले, तो हम क्या करें। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात समझना, हमने एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स में हमने मीथेन के मॉलिक्यूल खूब सारे रख दिए, खूब सारे मॉलिक्यूल रख दिए, और हमने क्या किया, हमने क्लोरीन के बहुत कम मॉलिक्यूल रखे। किसके। अब जरा एक चीज सोचो, हम टॉफी बांटने आए आपकी क्लास में, हमारे एक बैग है जिसके अंदर टॉफी पड़ी है, ठीक है, और वो टॉफी बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं सबको टॉफी बांटूंगा, तो ऐसा कोई चांस होगा कि कोई एक आए और वो ज्यादा टॉफी ले जाए। बिल्कुल नहीं होगा। वो ज्यादा लेगा तो जिसे नहीं मिली होगी वो उससे छीन लेगा, वो कहेगा भैया सबको बराबर मिलने दो, कोई दादागिरी नहीं चल रही है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर हेलोजन कम है तो एक ही एक बार CH4 इससे टकराएगा, और जो एक CH3Cl बन गया तो उसे दोबारा आने का मौका मिल ही नहीं पाएगा दूसरे क्लोरीन के पास में। तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। तो जब आपने CH4 को लिया Cl2 के साथ में और इसे एक्सेस में रखा, मतलब क्लोरीन को कम रखा, इसे एक्सेस में रखा, तो आपको सिर्फ मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, ओनली मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। और आप ये चाह रहे हो कि आपको टेट्रा क्लोरो यानी पॉलीहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिले, तो आप क्या करो, तो आप Cl2 को एक्सेस में रखो। आपने Cl2 को एक्सेस में रखा, हमारे पास खूब सारी टॉफी है, खूब सारी, आप जितने बच्चे हो उससे कई गुना ज्यादा टॉफी है, तो जिसे जितनी चाहिए उतनी बार बार आकर लेकर जाएगा। तो अगर खूब सारा यहाँ पर मौजूद रहेगा, खूब सारा, एक बार टकरा गया, फिर दोबारा आकर टकराएगा, फिर दोबारा टकराएगा, चौथी बार टकराएगा, ठीक है। तो अगर हमने क्लोरीन को एक्सेस में रखा तो यहाँ मेन प्रोडक्ट CCl4 ये मिलेगा आपको, समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके अमाउंट से अपन इसे कंट्रोल कर लेते हैं कि कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप C2H के साथ में इसकी रिएक्शन कराओगे, किसके साथ में, तो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराई तो पहले क्या हो जाएगा, C2H5Cl, और कौन निकल गया, HCl, फिर C2H5Cl के मॉलिक्यूल्स, कुछ एक मॉलिक्यूल्स आएंगे क्लोरीन से टकराएंगे और क्या बनाएंगे, C2H4Cl HCl, फिर इसके कुछ एक मॉलिक्यूल आएंगे C2H4Cl2 के, ये फिर क्लोरीन से टकराएंगे तो ये क्या बनाएंगे, C2H3Cl3 HCl, फिर आपका क्या बन जाएगा, C2H2Cl4, नहीं आई बात समझे, ठीक है। फिर क्या बनाएगा, C2HCl5, ठीक है, और लास्ट में क्या बना लेगा, C2Cl6, हेक्साक्लोरोइथेन। समझ में आ गई बात, हेक्साक्लोरोइथेन, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली ये बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं,
ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी नहीं, छोटे मोटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह उसके साथ में आपके रिएक्ट नहीं करते हैं, पर कुछ एक अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनके साथ में आपके रिएक्ट करते हैं, और इनके बारे में हम लोग बात करेंगे कल। कल बहुत छोटा सा ये रह गया है, बस उसे अपन कंप्लीट करेंगे और ये 12th भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी।